जय हिंद फ्रेंड्स। मैं अविनाश शुक्ला आज एमपी का करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हुआ हूं। और अभी हाल ही में जो प्री होने वाला है उसके मद्देनज़र ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो अभी 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक जो एमपीपीएससी 22 का मेंस होने जा रहा है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साबित हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी वर्तमान में असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर हूँ एमपीसीजेड, है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पर। और मैं भी इस प्रतियोगी एमपीपीएससी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। और विगत 3 सालों से मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ और प्री भी क्वालिफाई कर रहा हूँ। मेंस में अभी थोड़ा प्रयास करना बाकी है। ठीक है, तो साथ में मिलकर प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि अभ्यास करते करते आपका और हम सभी का निकल जाएगा प्री और मेंस। इसके बाद हम अपने जो वांछित पद है उसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का करंट अफेयर्स में सबसे पहला टॉपिक है अपना अद्वैत लोग। जो अभी आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की जानी है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 21 सितंबर को आदि गुरु शंकराचार्य की ज्ञान स्थली ओमकारेश्वर में शंकरावतरणम कार्यक्रम में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के अनावरण के साथ अद्वैत लोक का शिलान्यास किया जाएगा। ठीक है, अद्वैत लोक संग्रहालय नर्मदा और कावेरी की पुण्य सरिताओं की ओर मुख किए ओमकारेश्वर के मानधाता पर्वत पर स्थित है। तो आपको ये प्री में पूछा जा सकता है कि अद्वैत लोक कहाँ है, तो आप बता सकते हैं ओमकारेश्वर खंडवा में है। और यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नर्मदा व कावेरी के पुण्य सरिताओं की ओर मुख किए हुए ओमकारेश्वर जो है किस पर्वत पर स्थित है, तो आप बता सकते हैं कि मानधाता पर्वत पर स्थित है। ठीक है, फिर है यहाँ पर जो ये ओमकारेश्वर में ये जो आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट की प्रतिमा स्थापित होने जा रही है, ये विभिन्न स्थापत्य शैलियों का इसमें समावेश किया गया है। ठीक है, भारत की समृद्ध स्थापत्य शैलियों का समावेश किया जाएगा। इसे हम एकात्म धाम कहते हैं। स्थापत्य शिल्प कला में यहाँ पर नागर शैली, द्रविड़ शैली, ओडिशा, मारू गुर्जर, होयसल, उत्तर भारतीय, हिमालयन और केरल मंदिर स्थापत्य सहित अनेक पारंपरिक वास्तुकला शैलियाँ सम्मिलित होंगी। ठीक है, तो इतनी सारी अपनी ये कला है, स्थापत्य कला का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, एकेश्वर धाम पर। धाम में मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नागर शैली में किया जाएगा और मुख्यतः जो इसका निर्माण किया जाएगा नागर शैली में किया जाएगा। आप लोगों को तो पता ही होगा, हमारे यहाँ पर स्थापत्य शैली में नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली का प्रचलन है भारतीय संस्कृति में। तो नागर शैली उत्तर भारतीय, जो विंध्य पर्वत से उत्तर में जितनी भी शैलियाँ, जिस प्रकार के मंदिर का निर्माण किया जाता है, उनकी शैलियों को हम नागर शैली कहते हैं। और ये विंध्य और इधर दक्कन के पठार के बीच की जो शैली है जिसे हम बेसर शैली कहते हैं, जिसमें द्रविड़ और नागर शैली का जो मिश्रित स्वरूप होता है उसे हम बेसर शैली कहते हैं। और दक्षिण भारतीयों में द्रविड़ शैली का प्रयोग किया जाता है। मंदिर में जो निर्माण होगा मुख्यतः ये नागर शैली में किया जाएगा। ठीक है, फिर आदि शंकर या शंकराचार्य जी के जीवन प्रसंगों को भित्ति चित्रों, मूर्तियों के माध्यम से चित्रित किया जाएगा। ठीक है, तो एक तो महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि ओमकारेश्वर खंडवा में 108 फीट ऊंची एकेश्वर धाम का निर्माण किया जाएगा, जिसका शिलान्यास 21 सितंबर को किया जाएगा। ये किस पर्वत पर स्थापित है? मानधाता पर्वत पर स्थापित है। अगला अपना टॉपिक है मिलेट क्वीन। आपने सभी ने देखा होगा कि पिछले एक सप्ताह में लहरी बाई का नाम कई अखबार की सुर्खियों में आपने पढ़ा ही होगा। तो मिलेट क्वीन के नाम से जो लहरी बाई हैं, लहरी बाई की प्रधानमंत्री ने तारीफ़ की है, साथ ही राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति ने भी इन्हें सम्मान दिया है। मध्य प्रदेश को बनाएंगे मिलेट स्टेट, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा घोषणा किया गया है। यूनेस्को के द्वारा, जैसे अभी प्री में आया था 2022 के प्री में आपने क्वेश्चन देखा था कि 2023 को कौन सा ईयर घोषित किया गया, तो मिलेट ईयर घोषित किया गया है, मतलब मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, तो यूनेस्को के द्वारा 2023 को
इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है, तब लहरी बाई होने का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लहरी बाई ने ये डिंडौरी की बैगा समुदाय से बिलोंग करती हैं और इन्होंने 150 से ज़्यादा मोटे अनाजों की प्रजातियों का सीड बैंक तैयार किया है, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। उस पुरस्कार का नाम अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ, ये देखिए, मध्य प्रदेश के जनजाति बहुल जिले डिंडौरी से करीब 60 किलोमीटर दूर, आप लोग ये 100% तय मानिए कि इस बार मिलेट से क्वेश्चन आएगा प्री में, और आप लोग यदि ये वीडियो देख रहे हैं और उसको थोड़ा सा अपने माइंड पर, मस्तिष्क पर उससे छाप अगर अंकित कर पाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको हू बहू प्री में छपा मिलेगा। मध्य प्रदेश के जनजाति बहुल जिले कहाँ से, आपसे ये पूछा सकता है कि लहरी बाई कौन है, किस समुदाय से हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है। तो 5-6 प्रकार के प्रश्न इनसे बन सकते हैं, तो इसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के जनजाति बहुल जिले डिंडौरी से करीब 60 किलोमीटर दूर बजाग विकासखंड के सिलपीड़ी गांव की रहने वाली 28 वर्षीय लहरी बाई करीब 1 दशक से मिलेट बैंक चला रही हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में लहरी बाई को श्री अन्न प्रजातियों के संरक्षण, आपने बजट में ये शब्द भी सुना होगा, श्री अन्न, जिसे हम मिलेट्स कहते हैं, मोटे अनाज कहते हैं, उसे हम श्री अन्न भी कहा गया है। केंद्रीय बजट में ये शब्द आपने सुना होगा, ये टर्म आया होगा, श्री अन्न। तो श्री अन्न प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 21-22 का इन्हें पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान प्रदान किया गया है। तो लहरी बाई कहाँ की हैं? डिंडौरी की हैं। किस समुदाय से बिलोंग करती हैं? बैगा समुदाय से बिलोंग करती हैं। 150 से अधिक मोटे अनाजों का सीड बैंक तैयार किया गया है, जिसके कारण महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इन्हें 21-22 का पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, प्री में आपको आने की संभावना ज़्यादा है। लहरी बाई को कृषक अधिकार वैश्विक संगोष्ठी के अलंकरण समारोह में सम्मान स्वरूप 1.5 लाख रुपए की नगद राशि दी गई है। प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया गया है। सामुदायिक बीज बैंक इनके द्वारा बनाया गया, बताया था आपको पहले भी मैंने कि 150 से ज़्यादा प्रकार के बीज ये संरक्षित किए हैं। उनके बीज बैंक में कांग की 4 प्रजातियां हैं, भुरसा कांग है, सफ़ेद कलकी कांग है, लाल कलकी कांग है और करिया कलकी कांग है। ये फसलों के मोटे अनाजों का नाम है। ठीक है, तो एक तो आपका पहला क्या है, कांग की 4 प्रजातियां हैं, भुरसा कांग, सफ़ेद कलकी कांग, लाल कलकी कांग और करिया कलकी कांग। फिर है सलहार की 3 प्रजातियां, बैगा सलहार, काटा सलहार, ऐंठी सलहार। कोदो की 4 प्रजातियां, बड़े कोदो, लदरी कोदो, बहेरी कोदो और छोटी कोदो। मड़िया की 4 प्रजाति, चावर मड़िया, लाल मड़िया, गोद पारी मड़िया और मरामुठ मड़िया। सांभा की 3 प्रजातियां, भालू सांभा, कुशवा सांभा और छिदरी सांभा। आप लोग पहली बार ये सब नाम सुन रहे होंगे, ये मोटे अनाजों की प्रजातियां हैं और इनका संरक्षण सीड बैंक के माध्यम से लहरी बाई जी के द्वारा किया गया है। इस कारण से इन्हें कृषक जीनोम पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो मैं स्वयं भी ऐसे नाम अभी देख रहा हूँ जो मैंने पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने सुना नहीं। कोदो कुटकी तो हम लोग जानते हैं, वैसे हम लोग गांव से ही निवास करते हैं, तो कोदो कुटकी तो सभी जानते हैं। मोटे अनाजों में आप ज्वार भी जानते होंगे और मोटे चना के दाल और भी ये सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन ये नए प्रजातियाँ मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। आप लोगों के लिए भी हो सकता है नया ही होगा। कुटकी की 8 प्रजातियाँ, कुटकी आपने नाम सुना पर उनकी प्रजातियों के नाम नहीं सुने थे, आप देख लीजिए। उन प्रजातियों का संरक्षण लहरी बाई जी के द्वारा किया गया है। कुटकी की 8 प्रजातियाँ, बड़े डोंगर कुटकी, सफ़ेद डोंगर कुटकी, लाल डोंगर कुटकी, चार कुटकी, बिरनी कुटकी, सिताही कुटकी, नानबाई कुटकी। अब इनमें विभेद कर पाना भी बहुत मुश्किल होगा, पर आप लोग अपने दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है। इन फसलों के बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। नागदा वन कुटकी, छोटाही कुटकी, भदेली कुटकी और सिकिया बीज उपलब्ध है। इसके अलावा दलहनी फसल, बिदरी रवास, झुंझरू, सुतरू, हिरवा और बैगा राहड़ के बीज भी, राहड़ वही है जो हम लोग दाल खाते हैं, तो राहड़ के बीज भी लहरी बाई के पास मौजूद है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। मिलेट्स ईयर भी घोषित हुआ है, पिछले प्री में पूछा भी जा चुका है और अभी तत्काल में इनको पुरस्कार भी प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर स्वयं उपस्थित हुए थे और राष्ट्रपति महोदय के साथ में इनको अवार्ड दिलवाए थे। मिलेट उत्पादन में अब मध्य प्रदेश का एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसे और कंठस्थ कर लीजिए कि मिलेट उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो मिलेट उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। डिंडौरी जिला मिलेट से समृद्ध जिला है। लहरीबाई डिंडौरी जिले की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो समझ सकते हैं आप कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लहरीबाई से बन सकता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का देश में मिलेट उत्पादन में सेकंड रैंक है। यह डिंडौरी जिले की है। डिंडौरी जिले को मिलेट समृद्ध जिला घोषित किया गया है और लहरीबाई को डिंडौरी जिले की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। ठीक है, फिर हम अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में आज 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन भी था और पिछले साल 17 सितंबर को ही मोदी जी के द्वारा कुनो पालपुर जो कि श्योपुर में राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर चीता लाए गए थे। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। तो मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान, अब कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कुनो पालपुर श्योपुर में आता है ये। और चीता प्रोजेक्ट परियोजना का 1 वर्ष पूरा हो गया, इसलिए ये जो न्यूज़ है अभी आपके सामने आई है। 17 सितंबर का दिन हमारे देश के वन्य प्राणी संरक्षण प्रबंधन के इतिहास में अभूतपूर्व रहा है, जब 75 वर्ष के बाद देश की धरती पर सबसे तेज़ दौड़ने वाले वन्य प्राणी चीता का पुनर्स्थापन किया गया। चीता प्रोजेक्ट भारत सरकार, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो चीता प्रोजेक्ट है कौन कौन सी विदेशों के साथ भारत सरकार का अनुबंध किया गया था? तो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का अनुमोदन हाल ही में किया गया है और यह योजना लागू होने की तिथि से 2 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। ठीक है, तो आपसे यह पूछा जाएगा मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना से कौन से कथन सत्य हैं असत्य हैं, ऐसा करके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको यह ध्यान देना है कि इसके कुछ प्रावधान मैं आपको बता रहा हूँ। प्रथम वर्ष में क्या होगा? मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में प्रथम वर्ष में योजना अंतर्गत 10,000 पंपों का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो प्रथम वर्ष में 10,000 पंपों का लक्ष्य रखा गया है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में। और इस योजना में कृषक या कृषकों के समूह को 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन के लिए वितरण कंपनी के द्वारा अधिकतम 200 मीटर दूरी 11 kV लाइन का विस्तार एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा एवं लाइन का विस्तार केबल के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है किसानों मित्रों के लिए। विद्युत अधोसंरचना विकास लागत का केवल 50% राशि का वहन संबंधित कृषक या कृषक के समूह द्वारा किया जाएगा। 50% कृषक इसका वहन करेगा, शेष 40% जो है इसका राशि का वहन राज्य शासन करेंगी और 10% राशि का वहन विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा किया जाएगा। मतलब कि 10,000 कृषि पंपों का इसमें लक्ष्य रखा गया है, जिसमें जो कुल लागत आएगी उसका 50% कृषक और शेष 50% में 40% राज्य सरकार और 10% डिस्कॉम कंपनी के द्वारा वितरण कंपनियों के द्वारा वहन किया जाएगा। मंत्रिपरिषद के द्वारा अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई थी 17 तारीख को, मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रदेश स्तर पर लागू ABPAS का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम। इस परियोजना के अंतर्गत ABPAS पोर्टल के माध्यम से दी जा रही समस्त नागरिक सेवाओं और विभागीय कार्यों को डिजिटल माध्यम से रखे जाने एवं भविष्य के लिए आवश्यकताओं के अनुरूप विस्तार करने के उद्देश्य से ABPAS 3.0 वर्ष 23 से 30 तक के लिए इस पोर्टल का विकास किया गया है। क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। तो आपसे तो केवल यह पूछा जाएगा कि ABPAS का पूर्ण या फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण नाम क्या है इसका? ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम इसका पूर्ण नाम है। इसका समयावधि आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, ABPAS की समयावधि क्या होगी? 3.0 का 2023 से 2030 तक की इसकी समयावधि निर्धारित की गई है। ठीक है, फिर महत्वपूर्ण बिंदु की ओर चलते हैं हम। प्रधानमंत्री के द्वारा COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में लिए गए संकल्प के अनुसार वर्ष 2030 तक
हमारे देश में नवीकरणीय ऊर्जा, जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ा करके 500 गीगावाट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो COP26 बैठक हुई थी उसमें हमारे देश, भारत देश के द्वारा 2030 तक नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ाकर कितना किया जाना है, 500 गीगावाट किया जाना, यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश ने सौर परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि करने का निर्णय किया है। इसी क्रम में वर्तमान में प्रदेश में लगभग 3000 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित हैं। हमारे यहाँ पर 3000 मेगावाट की सौर परियोजनाएं ऑलरेडी स्थापित हैं। हाल ही में प्रदेश में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सौर ऊर्जा पार्क योजना के अंतर्गत अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क मोड में स्वीकृत 1400 मेगावाट मुरैना एनर्जी स्टोरेज आधारित हाइब्रिड पार्क के लिए रम्स सौर पार्क परियोजना विकसित किए जाने के लिए मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1400 मेगावाट का जो हाल ही में सोलर पार्क सौर ऊर्जा पार्क योजना कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो मुरैना में स्थापित किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीमच में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी, इसका भी अप्रूवल कैबिनेट मीटिंग में अभी दिया गया है। तो नीमच में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 17 सितंबर को जो है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया गया है। ये दिनांक आप याद कर लीजिए कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना कब लॉन्च किया गया और कहाँ से लॉन्च किया गया है। 17 सितंबर 23 को भोपाल से ही लॉन्च किया गया। इसमें 4,75,000 से ज़्यादा हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा। ये देखिए 17 सितंबर को 10 बजे भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। कमेंट्स ज़रूर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कमेंट ज़रूर करिए और लाइक करिए और इसे शेयर करिए, जिससे मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।